20 अक्टूबर 2006 दिल्ली की तिहाड़ जेल। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां गेट नंबर 3 के बाहर एक रहस्यमयी टोकरी मिलती है। टोकरी में जो था, उसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए। एक बिना सिर का धड़, साथ में एक खूनी चुनौती, पकड़ सको तो पकड़ लो। यह किसी सनकी का काम नहीं था, यह एक ऐसे दरिंदे का ऐलान था जिसकी रूह में सिस्टम के खिलाफ नफरत भरी थी। शुरुआती जांच में कॉल एसटीडी बूथ से ट्रेस हुई और कॉलर के बिहारी लहजे से एक स्केच तैयार हुआ। लेकिन 25 अप्रैल 2007 को तिहाड़ के उसी गेट पर एक और बिना सिर वाला धड़ मिला। हैरानी की बात यह थी कि हत्यारा खुद भीड़ में छिपा था और शव को खोलने में मदद कर रहा था। पुलिस समझ चुकी थी, वे किसी आम अपराधी से नहीं, बल्कि एक ऐसे साइकोपैथ से जूझ रहे थे जो अपने हर जुर्म पर इतराता था। तीसरा धड़ मिला और इस बार खूनी ने इनाम की मांग कर डाली। उसने दावा किया कि वह 7-8 साल से ये हत्याएं कर रहा है, मानो यह उसके लिए एक जुनून बन गया हो। पुलिस को 1998 का एक मिलता जुलता मामला याद आया, जहां तिहाड़ के पास ही एक बिना सिर का शव मिला था। लेकिन तब सबूतों की कमी के कारण केस बंद हो गया था। एक टिप ने पुलिस को आजाद नगर के एक डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंचाया। वहां एक शख्स नियमित रूप से आता था, जिसका हुलिया हत्यारे से मिलता था। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन आया और तब पता चला उसका नाम चंद्रकांत झा, एक मामूली सब्जी वाला जो अपनी मोटर गाड़ी से सब्जियां बेचता था। लेकिन उसके भीतर एक दानव छिपा था। पुलिस ने चंद्रकांत को उसके घर से दबोच लिया। गिरफ्तारी पर उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई तनाव। उसने सहयोग करने की बात कही, बशर्ते उसे पीटा न जाए। उसने बताया कि दिल्ली में उसकी 5 बेटियां हैं, लेकिन हैदरपुर में उसका एक अलग घर था, उसके सीरियल किलर पेशे के लिए। बिहार से दिल्ली आया चंद्रकांत अब बेरोजगारी और भेदभाव का शिकार हुआ। एक बार एक लड़ाई में उसने किसी निर्दोष को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक गुंडे ने उसे बुरी तरह पीटा। उस दिन उसने सीखा, ताकत ही सब कुछ है। ठीक होने के बाद उसने मार्शल आर्ट सीखा और कभी कमजोर न पड़ने की कसम खाई। उसके जीवन में एक और मोड़ तब आया जब उसने यूनियन नेता को पैसे देने से इनकार कर दिया। लड़ाई हुई, नेता घायल हुआ और चंद्रकांत को जेल हुई। जेल में उसके साथ क्रूर व्यवहार हुआ। उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। रिहा होते ही उसका पहला शिकार वही यूनियन नेता पंडित था, जिसका बिना सिर वाला शव 1998 में तिहाड़ के बाहर मिला था। वह अपने पीड़ितों के सिर यमुना नदी में फेंक देता था, कहता था, ताकि मेरे पाप धुल जाएं। चंद्रकांत अपने गांव घोसाई में भी अपनी हिंसक प्रकृति के लिए जाना जाता था। झूठ या घर में मांसाहारी खाना देखकर वह आग बबूला हो जाता था। वह अपने पीड़ितों से दोस्ती करता, उन्हें मदद और रहने की जगह देता। लेकिन उसकी नजर में ये दोस्त सिर्फ एक गलती दूर थे मौत से। एक संभावित शिकार, भीरू यादव, बाल बाल बच निकला और उसने 2 अन्य लोगों को भी बचाया जो चंद्रकांत के घर में बंधे हुए थे। एक और जीवित बचा अनिल मंडल, जिसने चंद्रकांत का कैमरा ले लिया। उस कैमरे में थीं उसके पीड़ितों की तस्वीरें। ये तस्वीरें बाद में नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज में भी दिखाई गईं, जो चंद्रकांत के बीमार दिमाग की गहराइयों को दर्शाती है। चंद्रकांत ने अपनी कहानी सुनाते हुए जरा भी पछतावा नहीं दिखाया। उसकी परवरिश, उसकी मां की लापरवाही, उसकी आवाज का दमन और दिल्ली में उसके अनुभवों ने उसे एक खूनी दरिंदे में बदल दिया। यह कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं, बल्कि उन अनदेखी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की भी है जो प्रवासी मजदूरों में पनपती हैं, जो अक्सर चुनौतियों से जूझते हैं। चंद्रकांत झा आज भी जेल में है, लेकिन गोसाई गांव के लोगों और उसके बचे हुए पीड़ितों में एक डर आज भी कायम है, कहीं वह पैरोल पर बाहर ना आ जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसे अपराधियों को कभी पैरोल मिलनी चाहिए,